हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 3 अगस्त 2026। आइए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस पढ़ते हैं कि पहला संपादकीय न्यूज़ लिया लिया गया है कि खाड़ी देशों और अमेरिका से ज़्यादा लौटाए जा रहे हैं भारतीय। कि इसमें क्या बोला गया कि जो खाड़ी देशों और अमेरिका से है ना, कि दोस्तों इसके जितने भी भारतीय हैं उसको जो अवैध रूप से जो रह रहे हैं उसको लौटाए जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में मुख्य बातें। विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा संसद या राज्यसभा में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है। इसमें वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न देशों से निर्वासित रिपोर्ट किए गए वापस भेजे गए भारतीय नागरिकों का विवरण दिया गया है। इसमें मुख्य शीर्षक या सारांश है, खाड़ी देशों और अमेरिका से ज़्यादा लौटाए जा रहे हैं भारतीय। विदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं लगभग 20,000 भारतीय हर साल कार्रवाई होती है। और विशेष बात आमतौर पर खबरों में रहने वाले अमेरिका के मुकाबले खाड़ी देशों विशेषकर यूएई, सऊदी अरब से वापस भेजे जाने वाले भारतीय की संख्या कहीं अधिक है। वर्ष 2025 में रिपोर्ट किए गए भारतीय ग्राफिक्स डेटा अखबार में दिए गए इन इन्फोग्राफिक चार्ट के अनुसार 2025 में शीर्ष देशों में रिपोर्ट किए गए भारतीय की संख्या इस प्रकार है। और यूएई 7,896 भारतीय नागरिक और अमेरिका 3,500 भारतीय नागरिक। नोट, विदेश मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों में यह संख्या लगभग 3,567 से 3,800 से के बीच है। मलेशिया में 1,675 भारतीय नागरिक है और म्यांमार में 1,676 भारतीय नागरिक है। ओमान में 1,300 भारतीय नागरिक है। नोट, अन्य सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस सूची में सबसे ऊपर सऊदी अरब था, जहां से 11,000 से अधिक भारतीयों को रिपोर्ट किया गया था। रिपोर्ट या वापस भेजने के मुख्य कारण है अवैध निवास या बिना वैध वीजा या दस्तावेज के रहना और वीजा नियमों का उल्लंघन, वर्क परमिट समाप्त होने के बाद भी रुकना या टूरिस्ट वीजा पर काम करना और फर्जी एजेंटों का शिकार, नौकरी के झूठे झांसे या अवैध रास्ते जैसे डंकी रूट से विदेश पहुंचना। इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट है टॉपिक दोस्तों। ये इस टॉपिक को इंटरनेशनल रिलेशन से आंसर राइटिंग में इसको डाटा पुट कर सकते हो आप। ऐसे पहले से भी इसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अधूरी शिक्षा एजुकेशन से रिलेटेड है, इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। अधूरी शिक्षा संपादकीय न्यूज़ का आइए पढ़ते हैं। वुमेन से रिलेटेड है। आइए पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में। लड़कियों की अधूरी शिक्षा और स्कूल छोड़ने या ड्रॉप आउट की बढ़ती समस्या है। कि मुख्य संख्या की डाटा फिगर है कि राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2025 से 26 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में 9वीं और 10वीं कक्षा माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर 8% रही है, जो अन्य कक्षाओं के मुकाबले सबसे अधिक है। शीर्ष राज्य माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की सबसे अधिक दर लद्दाख में 15.6% दर्ज की गई है और इसके बाद असम और कर्नाटक का स्थान है, जहां यह दर 13.9% रही है। सरकार के प्रयास बनाम धरातल की सच्चाई। सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और समग्र शिक्षा अभियान। लेख में सवाल उठाया गया है कि इन कल्याणकारी और सुलभ नीतियों के बावजूद लड़कियों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर क्यों मजबूर हो रही है। स्कूल छोड़ने के मुख्य कारण क्या है कि लेख के अनुसार लड़कियां मुख्य रूप से निम्नलिखित वजहों से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है। पारिवारिक सहयोग, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना और आर्थिक तंगी, आर्थिक मामलों में परिवार की मदद करना या पढ़ाई का खर्च ना उठा पाना। और अभिभावकों की मानसिकता, माता पिता द्वारा लड़कियों के आगे की शिक्षा को जरूरी या अनिवार्य ना समझना। और मुख्य संदेश और निष्कर्ष। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक महिला का शिक्षित होना पूरे परिवार को अलौकिक या रोशन करता है और हर साल स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों और ही अव्वल आती है। इसके बावजूद उनका स्कूल छोड़ना व्यवस्था की नाकामी है और सरकार को इन जमीनी कारनाओं को इनामी से समझकर उनका समाधान करना चाहिए, ताकि कोई भी लड़की आर्थिक या पारिवारिक मजबूरियों के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। नशीले पदार्थ जैसी विनाशकारी आदतों से दूर रहें। आइए पढ़ते हैं इसको। GS3 पेपर से जोड़ सकते हैं इस टॉपिक को दोस्तों। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं से की गई अपील पर आधारित है, जिसमें उन्होंने युवाओं से नशीले पदार्थ जैसे विनाशकारी आदतों से दूर रहने का आग्रह किया है। कि इसमें मुख्य बातें क्या है कि विनाशकारी आदतों से दूर रहें। प्रधानमंत्री देश के युवाओं से अपील की है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और आत्मिकता से परिपूर्ण हो। नशीले पदार्थ के सेवन जैसी हानिकारक आदतों से खुद दूर रखें और क्षणिक आनंद बनाम जीवन की बर्बादी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नशीले पदार्थ से मिलने वाला आनंद बेहद क्षणिक होता है, लेकिन इसका परिणाम पूरे करियर और पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन को हमेशा के लिए तबाह कर देता है। विकसित भारत का संकल्प। पीएम मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश को संबोधित करते हुए कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं का ऊर्जावान और नशा मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत और सामाजिक दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति का गौरव। उन्होंने भारतीय संस्कृति के गहन ज्ञान और विशेष रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का शिक्षाओं का हवाला देते हुए नशीले पदार्थ के प्रति समाज की ऐतिहासिक और स्वीकृति और जागरूकता को रेखांकित किया है और सामाजिक स्वीकृति का विरोध। प्रधानमंत्री ने समाज से आग्रह किया है कि किसी भी परिस्थिति में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों से आदि लोगों को सामाजिक स्वीकृति बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। तस्करों पर सख्त कार्रवाई। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कड़े कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि हजारों करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त की जा चुकी है और तस्करों के खिलाफ लगातार गिरफ्तारी कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है।
और पारिवारिक और शिक्षण संस्थानों की भूमिका, पारिवारिक समर्थन। उन्होंने परिवार से आग्रह किया है कि वे बच्चे की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर ध्यान दें। यदि कोई युवा इस जाल में फंसता है तो उसे डांटने की बजाय मनोवैज्ञानिक और चिकित्सीय सहायता देकर उसे बाहर निकालने का प्रयास करें। और संस्थानों में सक्रियता, स्कूल, कॉलेज और विभिन्न सामाजिक संस्थानों को इस अभियान से बढ़ चढ़कर भाग लेने और युवाओं के जीवन को एक सकारात्मक एवं सक्रिय दिशा देने की प्रेरणा दी गई है। 60 समुद्र कुओं की खुदाई करेंगी सरकार, समुद्र मंथन से कल भी इस टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था दोस्तों। आइए थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में और पढ़ते हैं कि समुद्र मंथन कल पढ़ लिया था कि इस टॉपिक के बारे में कि राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद जिस हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्वीकृत किया गया है। और लेख में मुख्य बातें हैं कि योजना का नाम और वित्तीय आवंटन। योजना का नाम समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम के मुख्य बजट वित्त वर्ष 2030 से 31 तक के कार्यान्वयन के लिए 84,084 करोड़ का मुक्त वित्तीय प्रावधान किया गया है। और मुख्य नोडल मंत्रालय या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और गहरे समुद्र में कुओं की खुदाई, ड्रिलिंग ऑफ डीप वाटर वेल। कुल कुएं योजना के तहत गहरे और अत्यधिक गहरे समुद्र के जल में 60 अन्वेषण एक्सप्लोरेशन कुओं की खुदाई की जाएगी। और प्रति कुआं लागत इसके लिए 47,200 करोड़ का अलग से आवंटन है। और जिनमें प्रति कुआं 650 करोड़ से 675 करोड़ तक की या पत्रता लागत का 50% जो भी कम हो वो की सरकार सहायता दी जाएगी। और जोखिम साझाकरण, सरकार इस पर भारी भरकम पूंजी निवेश और तकनीकी जोखिम का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन करके निजी व सरकारी कंपनियां ऑपरेटर को गहरे समुद्र में तेल और गैस खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। गहरे समुद्र में कुओं की खुदाई, ड्रिलिंग ऑफ डीप वाटर वेल। कुल कुएं योजना के तहत गहरे और अत्यधिक गहरे समुद्र जल में 60 अन्वेषण एक्सप्लोरेशन कुएं की खुदाई की जाएगी। और प्रति कुआं लागत इसके लिए 47,200 करोड़ का अलग से आवंटन है। और जिसमें प्रति कुआं 650 करोड़ से 675 करोड़ तक या पत्रता लागत का 50% जो भी कम हो की सरकारी सहायता दी जाएगी। और जोखिम साझाकरण, सरकार इससे भारी भरकम पूंजी निवेश और तकनीकी जोखिम का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन करके निजी व सरकारी कंपनी ऑपरेटर को गहरे समुद्र में तल और गैसों खनिजों के लिए प्रोत्साहित कर रही है। योजना के अन्य प्रमुख घटक भूकंपीय डेटा संग्रह, 28,534 करोड़ नए और कम खोजे गए समुद्री बेसिनों जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी महानदी और अंडमान का आधुनिक सीस्मिक डेटा जुटाना। और साझा अवसंरचनाएं 10,000 करोड़ नए खोजे गए तेल और गैस भंडार के तेजी से व्यवसायिक उपदान के लिए साझा पाइपलाइन और निकासी केंद्र बनाना है। घरेलू विनिर्माण 2,000 करोड़ मेक इन इंडिया के तहत तेल और गैसों क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना। और इस कदम का मुख्य उद्देश्य और लाभ क्या है? आयात में निर्भरता कम करना। और सफल अन्वेषण के बाद इस अतिरिक्त उत्पादन के कच्चे तेल के आयात बिल में सालाना लगभग 1 लाख करोड़ की कमी आने की नुकसान है। और घरेलू उत्पादन में वृद्धि, भारत के घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को वर्तमान 62 MMTOE मिलियन मेट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट से बढ़ाकर 80 MMTO प्रति वर्ष करने के लक्ष्य है। ऊर्जा सुरक्षा, यह कदम वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और तेल की वैश्विक कीमतों के बीच भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। दुर्गम क्षेत्र में साल में 2 बार ड्रोन से हो सड़कों की जांच कि इसको भी दोस्तों GS पेपर 3 से जोड़ सकते हो। इस टॉपिक को ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है कि आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक को ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जोड़ सकते हैं। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में मुख्य बात है कि दुर्गम क्षेत्रों में साल में 2 बार ड्रोन से हो रहे सड़कों की जांच संपादकीय समिति की सिफारिश की है कि देश के कठिन और दुर्गम इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वर्ष में कम से कम 2 बार ड्रोन के सर्वे किया जाना चाहिए। और मुख्य बिंदु सिफारिश है लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी या खराब गुणवत्ता पाई जाने के संबंधित ठेकेदारों और अधिकारों को काली सूची ब्लैक लिस्ट में डालने की सिफारिश की गई है। और खराब स्थिति पर चिंता। और संसद की अस्थायी समिति ने PMGSY के तहत बनने वाली सड़कों की दयनीय और खस्ता हाल स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट संसद के पटल पर पेश की है। और आधिकारिक जवाबदेही रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल ठेकेदारों पर ही नहीं बल्कि खराब गुणवत्ता वाली सड़कों की अनदेखी करने वाले विभागीय अधिकारियों पर भी सख्त जवाबदेही तय की जानी चाहिए। स्वतंत्र जांच की मांग, समिति का मानना है कि सड़क गुणवत्ता की जांच के लिए मौजूदा वित्तीय बजटीय प्रावधान या पर्याप्त नहीं है, इसलिए इस काम के लिए एक स्वतंत्र ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए। और 10 वर्ष की गारंटी ठेकेदारों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क बनने के बाद अपनी डिजाइन और अवधि कम से कम 10 वर्ष तक अच्छी और चलने योग्य स्थिति में रहे। चीन भारत समुदाय के दूतावास के ओपन हाउस कार्यक्रम में लिया भाग। वीजा और भारत विरोधी सामग्री के मुद्दे उठाए गए। आइए पढ़ते हैं चीन और भारत के बीच वीजा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। आइए पढ़ते हैं IR से लिया गया इंटरनेशनल रिलेशन। चीन में भारतीय समुदाय द्वारा दूतावास के ओपन हाउस में उठाए गए मुद्दे कि चीन में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों ने बीजिंग स्थित की भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित ओपन हाउस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस बैठक में उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख समस्या और चिंताओं को प्रमुखता से उठाया है। भारत विरोधी सामग्री और चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ फैलाई जा रहे आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। कार्य वीजा, वर्क वीजा में रुकावट, भारतीय पेशेवरों को चीन का कार्य वीजा मिलने में आ रही देरी और भारी गिरावट का मुद्दा उठाया गया है। जीवन साथियों को रोजगार पर प्रतिबंध, चीन में रह रहे भारतीय पेशेवरों में जीवन साथियों स्पोर्ट्स के काम करने पर लगे प्रतिबंध से जुड़े समस्याओं का सामने रखा गया है। और संस्कृति रूढ़िवादी और चीनी सोशल मीडिया पर भारतीयों के खानपान, रहन सहन और संस्कृति को लेकर दिखाई जाने वाली आपत्तिजनक सामग्रियों पर भी आपत्ति जताई गई है। दूतावास और राजदूत का रुख, भारत में राजदूत प्रदीप कुमार रावत लेख में दूतावास प्रमुख अन्य
राजनयिकों ने इस मुद्दे पर भारतीय समुदाय को आश्वस्त किया है। चीनी सरकार से बातचीत और दूतावास ने चीनी अधिकारियों के समक्ष इन चिंताओं को मजबूत से उठाया है और चीनी सरकार ने भी सोशल मीडिया पर बढ़ती यह भारत विरोधी सामग्री पर अपनी चिंता जताई है और इसे निपटने के कदम का उठाने आश्वासन दिया है। और भ्रामक सूचनाओं का जवाब भारतीय दूतावास अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए चीन में भारत के बारे में तथ्य और आधारित और सही जानकारी साझा कर रहा है ताकि भ्रामक प्रचार को रोका जा सके। कानून विशेषज्ञों का पैनल दूतावास इन भारतीयों की सहायता के लिए कानूनी विशेषज्ञों का एक पैनल बनाने का काम कर रहा है जो स्थानीय स्तर पर वीजा अन्य कानूनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम चीनी नागरिकों के बीच भारतीय संस्कृति और इसकी विविधता की सही समझ पैदा करने के लिए दूतावास भविष्य में ही अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है। लेखिका तस लीमा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। बांग्लादेश पाक में सभी के लिए समान कानून की आयार से लिया गया है कि सभी नागरिकों के एक कानून के दायरे में आए पाते इस न्यूज़ के बारे में मुख्य बात है कि बांग्लादेश के लेखिका तस्लीमा नसरीन द्वारा यह समान नागरिकता संहिता यूसीसी के पुरजोर वकालत किए जाने के बारे में मुख्य बिंदु क्या है कि समान कानून की मांग। तस्लीमा नसरीन ने भारत, बांग्लादेशी और पाकिस्तान सहित पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों में समान नागरिक संहिता यूसीसी की लागू करने की मांग की है और ताकि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो और महिलाओं के अधिकार और भेदभाव का अंत। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में ऐसे कानून पहले से ही लागू हैं और महिलाओं के खिलाफ धार्मिक पर्सनल लॉ के कारण होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए यूसीसी बेहद जरूरी है। और बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं की स्थिति या उन्होंने उदाहरण दिया है कि बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को आज भी पिता की संपत्ति में बेटों की समान कानूनी अधिकार और तलाक का अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसे यूसीसी के जरिए सुधारा जा सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोलकाता में उनके सम्मान समारोह के दौरान कवि जॉय गोस्वामी का विरोध के कारण मंच छोड़ना पड़ा था और इस घटना पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने वालों को दूसरों के विचार सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं इस आइए पढ़ते हैं, अगला न्यूज़ पढ़ते हैं कि अब पारंपरिक इजाज़त को मिलेगी एआई की ताकत। आइए पढ़ते हैं कि आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई मिशन के बीच ऐतिहासिक समझौता एमओयू। इस साझेदारी के तहत भारत की पारंपरिक और चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद और योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथियों को आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की तकनीक से जोड़ा जा रहा है। मुख्य बिंदु पारंपरिक चिकित्सा और अत्याधुनिक तकनीकी का मिलन। इस ऐतिहासिक पहल का प्राथमिक उद्देश्य पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों में अनुसंधान, रिसर्च और साक्ष्य आधारित चिकित्सा नवाचार को बढ़ावा देना और एआई कोष का उपयोग। आयुष मंत्रालय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपने अनाम इनोमिसेड स्वास्थ्य डेटा सेट और मेटा डेटा और विशिष्ट टूल किट को एआई कोष पर साझा करेगा जो भारत का संपूर्ण एआई डिपोजिटरी प्लेटफॉर्म। इससे शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों और नए स्टार्टअप्स को काफ़ी मदद मिलेगी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। आयुष क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को उन्नत अनुसंधान और स्केलेबल हेल्थ केयर समाधानों तैयार करने के लिए तैयारी दरों पर इंडिया एआई के सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जीपीयू आधारित का एक्सेस मिलेगा और इन क्षेत्रों में होगा बड़ा बदलाव। औषधि पौधों का पहचान और ट्रैकिंग और दवाओं का कुशल प्रशासन, गुणवत्ता नियंत्रण और बीमारियों को जल्द पता लगाना और व्यक्तिगत पर्सनलाइजेशन उपचार पद्धतियों विकसित करना। यदि आइए पढ़ते हैं दुनिया की कश्ती पार लगा रहे हैं भारतीय। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या बोला गया है कि इन्फोग्राफिक्स BMCOICS सिफार रेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के आंकड़ों के आधार पर वैश्विक मर्चेंट नेवी समुद्र कार्यबल में भागीदारी नाविक की बढ़ती भागीदारी और भविष्य की आवश्यकताओं को दर्शाता है। और वैश्विक कार्यबल में भारत का स्थान ग्लोबल शेयर दूसरा स्थान। भारत दुनिया को नाविक देने मामले में दूसरे नंबर पहुंच गया है। 12.2% हिस्सेदारी वैश्विक मर्चेंट नेवी कार्यबल में अकेले भारत की हिस्सेदारी 12.2% है। और कुल समुद्री कार्यबल वर्तमान में भारत के पास कुल 3,11,938 समुद्री पेशेवर है और इनमें 1,40,718 समुद्री अधिकारी ऑफिसर है और तथा 1.71 लाख समुद्री कर्मचारी रेटिंग है। वर्ष 2030 तक आवश्यकताओं की भविष्य का अनुमान। बढ़ते व्यापार के कारण साल 2030 तक वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर नए नाविक की जरूरत होगी और 22,747 अधिकारी सालाना अतिरिक्त चाहिए और 8,475 कर्मचारी सालाना अतिरिक्त चाहिए। अधिकारी की मांग से 2% जहाजी कर्मचारी की मांग में 0.5% बढ़ोतरी की आवश्यकता है। और कोविड-19 के बाद मांग में आया उछाल। महामारी के बाद भारतीय नाविकों की मांग में तेजी बढ़ोतरी देखी गई है और 35% नाविकों की मांग बढ़ी है और 23% वन अधिकारियों की मांग बढ़ी है। 46% बड़े कर्मचारियों की मांग में वृद्धि। वैश्विक जहाजों नाविकों की स्थिति कि दुनिया भर में 50,148 व्यापारिक जहाजों जहां 25,500 नाविकों की मांग है और वर्तमान वैश्विक 39,100 अधिकारी कमी चल रही है और वैश्विक आवश्यकताओं से 1,13,000 लाख की अधिक ज़्यादा कर्मचारी ज़्यादा और सुशील दर्शाता है। आइए पढ़ते हैं आंदोलन के लिए जैन जेड गांधीवादी तरीका क्यों चुना। ये GS1 पेपर से जुड़ सकते हो, सोसाइटी से और सिक्योरिटी से भी जुड़ सकते हो। आइए पढ़ते हैं हिस्ट्री से भी रिलेट करते हो इस टॉपिक को। आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में मुख्य बातें
जनरेशन जेड ने अपनी समकालीन अदालतों के लिए गांधीवादी यानी अहिंसक तरीकों को क्यों प्राथमिकता दी है। इस लेख में मुख्य बिंदु और निष्कर्ष: आधुनिक तकनीकी और गांधीवादी दर्शन का संगम। आज की पीढ़ी इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब और चैटजीपीटी, एआई जैसी डिजिटल टूल्स से घिरी हुई है और आधुनिक होने के बावजूद जंतर मंत्र को हुए हालिया आंदोलन की शुरुआत युवाओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नमन करके की है। और डिजिटल युग के युवा यह भली भांति समझ रहे हैं कि केवल सोशल मीडिया ट्रेंड से ही अस्थायी बदलाव संभव नहीं। इसके लिए जमीनी स्तर पर गांधीवादी नैतिक बल और आत्मिक संकल्प की आवश्यकता होती है। विरोधी को शत्रु न बनाना। गांधीवादी विचारधारा का मूल सिद्धांत है कि आंदोलन में सामने खड़ा पक्ष विरोधी हो सकता है, लेकिन वह शत्रु नहीं। लेख में गांधी जी के ऐतिहासिक आंदोलन जैसे 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 1924 का हिंदू मुस्लिम उपवास और 1947 की सांप्रदायिक हिंसा को शांत करना का उदाहरण देकर बताए गए कि कैसे उन्होंने बिना नफरत फैलाए सिर्फ मुद्दों पर नैतिक प्रतिरोध किया। आज के युवा भी इसी नैतिकता को चेतना को अपनाकर बिना द्वैत या हिंसा के व्यक्ति के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि आए पते हैं सत्याग्रह और अहिंसा का महत्व। युवाओं के लिए सड़क पर बैठना, मार्च निकालना, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराना सिर्फ एक पुरानी शैली नहीं बल्कि नैतिक जीत हासिल करने का सबसे मजबूत हथियार है। लेख के अनुसार जब लोकतांत्रिक आंदोलनों में संवाद की भाषा में करवाहट और अग्रता आने लगती है तब गांधीवादी और नजरिया और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। संवाद और गरिमा पर जोड़। जंतर मंतर से लेकर अन्य विरोध प्रदर्शनों तक यह कहानी केवल भीड़ जुटाने की नहीं बल्कि गरिमापूर्ण संवाद स्थापित करने की है। और जब नागरिक बिना किसी हिंसक तरीके के केवल अपनी बात अड़े रहकर सीधे बातचीत की मांग करते हैं तब गांधीवादी रास्ता सबसे विश्वसनीय और प्रभावी विकल्प के रूप में उभरता है। संपादकीय न्यूज है कि डिस्ट्रेस या डिस्प्यूट कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी जल विवाद है संबंध बता सिलेबस का इसको जीएस पेपर 2 संघवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध और फेडरलिज्म जीएस और पर्यावरण एवं जल से संसाधन से इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं। आइए पढ़ते हैं मुख्य बातें कि पृष्ठभूमि। कावेरी बेसिन विशेषकर कावेरी जलाशय में भारी बारिश के कारण कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का जल विवाद कुछ समय के लिए शांत हुआ था और बाढ़ के अलर्ट के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों से तमिलनाडु में पानी की प्रवाह को न रोकने की अपील की है। और मूल समस्या क्या है कि मानसून की अनिश्चितता और संकट के वर्षों में संकट सजाकरण फार्मूला या डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला की कमी दोनों राज्यों में राजनीतिक तनाव और विरोध प्रदर्शन को जन्म देती है। समाधान। दीर्घकालिक समाधान के लिए वैज्ञानिक डाटा और वर्षा के बदलते पैटर्न और दोनों राज्यों के किसानों के बीच एक पारदर्शिता जल सहयोग तंत्र की आवश्यकता है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के अंतर्जातीय नदियों के नदी घाटीय जल के संबंध में विवादों को न्यायाधिकरण या एडजुडिकेशन की शक्ति है? तो 262 दोस्तों। अनुच्छेद 262 संसद को के अंतर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है और जिसके तहत अंतर्राज्यीय जल विवादों अधिनियम 1956 बनाए गए। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अंतर्राज्यीय जल नदी विवाद भारतीय संघवाद इंडियन फेडरलिज्म के समक्ष एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं और कावेरी जल विवाद के विरोध पर सक्षम है। इन विवादों के समाधान के लिए संस्थागत और तकनीकी उपायों की चर्चा कीजिए। 250 15 अंक है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद IRWD भारतीय संघवाद के समक्ष एक जटिल चुनौती है। यह विवाद न केवल राज्यों के बीच सहयोग को बाधित करते हैं बल्कि क्षेत्रीय या राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा और पर्यावरण संकट को भी जन्म देते हैं। और कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी के बीच इसका एक मुख्य उदाहरण है जो दशकों से सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की परीक्षा ले रही है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद IRDW भारतीय संघवाद के समक्ष एक जटिल चुनौती है। यह विवाद न केवल राज्यों के बीच सहयोग को बातचीत करते हैं बल्कि क्षेत्रीय राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा और पर्यावरण संकट को भी जन्म देते हैं। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी के बीच इसका एक प्रमुख उदाहरण है जो दशकों से सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की परीक्षा ले रहा है। भारतीय संघवाद की समक्ष चुनौतियां। संविधान बनाम राजनीतिक। अनुच्छेद 262 संसद को जल विवादों को निपटने के लिए कानूनी बनाने की शक्ति देता है, लेकिन राजनीतिक लाभ के कारण राज्य अक्सर न्यायाधिकरणों या ट्राइब्यूनल के निर्णयों का स्वीकार नहीं करते हैं और अपील की प्रवृत्ति। नदी जल विवादों और न्यायाधिकरण अधिनियम 1956 के बावजूद राज्य अक्सर अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति या याचिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं और जिससे समाधान में देरी होती है। और कावेरी जल विवाद के संदर्भ में संस्थागत उपाय। और कावेरी बेसिन में पानी की कमी और राज्य के बीच अविश्वास को दूर करने के लिए निम्नलिखित संस्थागत सुधार आवश्यक है। तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को सशक्त बनाना और CWM और कावेरी जल विनियम समिति CWRC को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए और ताकि वे राज्य के राजनीतिक या हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से काम कर सके। कावेरी जल प्रबंधन इसके बारे में चर्चा। एकल अस्थायी न्यायाधिकरण। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक के तहत एक ही अस्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए जिसे विभिन्न विवादों के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाने में लगने वाले समय बचे और विवाद निवारण समिति DRC
न्यायाधिकरण में जाने से पहले बातचीत के माध्यम से समाधान के लिए एक अनिवार्य संस्थागत तंत्र DRC होना अनिवार्य है। और तकनीकी उपाय कि कावेरी जैसे घाटे वाले वर्ष डिफिसिट ईयर वाले बेसिन में वैज्ञानिक प्रबंधन ही एकमात्र स्थायी समाधान है। और डेटा साझाकरण और पारदर्शी निगरानी, वास्तविक समय के प्रभाव या रियल टाइम या फ्लो टेलीमेट्री और सैटेलाइट की इमेजरी का उपयोग करके जल स्तर की पारदर्शिता निगरानी की जाए, और ताकि राज्यों के बीच डेटा को लेकर अविश्वास खत्म हो। स्मार्ट सिंचाई और फसल विविधीकरण कि दोनों राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में डेल्टा क्षेत्रों में ध्यान और कर्नाटक में गन्ना में पानी की अधिक खपत वाली फसलों के बजाय मोटे अनाज या मिलेट और सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप या स्प्रिंकलर को बढ़ावा दिया जाए। और वैज्ञानिक जल बंटवारा सूत्र संकट के वर्षों में पानी के अनुपातिक संकट साझाकरण प्रोपोर्शनल डिस्ट्रेस शेयरिंग के लिए एक पूर्व निर्धारित गणितीय मॉडल तैयार किया जाना चाहिए जो मानसून की कमी पर आधारित है। निष्कर्ष अंतर्राज्य जल विवादों का समाधान केवल कानूनी निर्णयों से संभव नहीं, इसके लिए राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में नदियों के एकीकृत प्रबंधन और राज्य के बीच पारंपरिक विश्वास की आवश्यकता है। और तकनीकी रूप से उन्नत और राजनीतिक रूप से तटस्थ संस्थागत ढांचा ही भारतीय संघवाद को सुदृढ़ करते हुए कावेरी जैसे विवादों को अस्थायी समाधान दे सकता है। समान नागरिकता संहिता UCC और राज्य विधानमंडल चर्चा में क्यों आई पड़ते हैं कि लेखिका तस्लीमा नसरीन के उप महाद्वीप महिलाओं के अधिकारों UCC की वकालत के पृष्ठ, इसके बारे में दोस्तों मैंने पढ़ लिया था। इसे अनुच्छेद 44 की राजनीति निषेध तत्व DSP पूरे देश में एक समान नागरिकता संहिता लागू करने का निर्देश दिया है। और संवाद का विवाद तलाक उत्तराधिकार विषय संविधान या संवर्ती सूचीकरण कंक्रीट लिस्ट प्रविष्ट 5 के अंतर्गत आते हैं। इस कारणों केंद्र राज्य दोनों पर कानून बना सकते हैं। और वंदे मातरम वैधानिक संरक्षण स्टेचू प्रोटेक्शन और टू वंदे मातरम और चर्चा क्यों संसद के वंदे मातरम के गायन को प्रावधान बचाने के लिए इसे कानूनी संरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित किया है, और जिसमें व्यवधान डालने के दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। और संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 वंदे मातरम राष्ट्रीय जनगण मन का दर्जा अनुच्छेद 51A एक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने का मौलिक कर्तव्य सौंपता है। और लेकिन इसमें मूल रूप से राष्ट्रीय गीत का स्पष्ट उल्लेख अलग से दंडात्मक रूप में नहीं था, और जिसे वे वैधानिक रूप दिया गया है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। समान नागरिकता संहिता UCC के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 पूरे भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करता है। और व्यक्तिगत कानून या पर्सनल लॉ जैसे विवाह उत्तराधिकार संविधान के राज्यों की सूची के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुर्तगाली नागरिक संहिता के रूप में एक समान नागरिकता संहिता लागू है। इसका आंसर पहला और तीसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं, गलत है। अनुच्छेद 44 में वर्णन है कि दूसरा गलत है। व्यक्तिगत कानून विवाह या तलाक या उत्तराधिकार संवर्ती सूची कंक्रीट लिस्ट का हिस्सा है, न कि राज्य सूची का। तीसरा ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। व्यक्तिगत पर्सनल लॉ ये राज्य सूची नहीं, कंक्रीट संवर्ती सूची में अंतर्गत आते हैं। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है पॉलिटी गवर्नेंस से कि विभिन्न राज्यों द्वारा समान नागरिकता संहिता UCC को लागू करने की व्यक्तिगत पहल भारत के अनूठे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और लैंगिक न्याय जेंडर जस्टिस के सिद्धांतों को किस प्रकार प्रभावित करती है। समालोचनात्मक विश्लेषण की 250 सब 15 अंक की है। मॉडल आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 उल्लेख करते हुए हाल ही राज्यों उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ड्राफ्ट कमेटी द्वारा की जा रही पहल को रेखांकित करें। और बॉडी में सकारात्मक पक्ष लैंगिक न्याय, विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद लैंगिक असमानताएं और बहुविवाह भरण पोषण संपत्ति अधिकार को समाप्त कर महिला को सशक्त बनाना और संघवाद की चुनौती। चूंकि यह संवर्ती सूची का विषय अलग अलग राज्यों में अपने अपने UCC कानून होने से देश भर में कानूनी एक रूपता यूनिफॉर्मिलिटी खंडित हो सकती है, जो पूरे देश के लिए एक संहिता के मूल उद्देश्यों के विपरीत है। अल्पसंख्यक चिंताएं, विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के संरक्षण की आवश्यकता है कि निष्कर्ष विधि आयोग लॉ कमीशन की सिफारिश के अनुरूप सुधार क्रमिक होने चाहिए और राज्यों के कानूनों में इस तरह के समन्वय होना चाहिए वे राष्ट्र अखंडता और मौलिक अधिकारों के साथ मेल खाएं। GS पेपर 3 अर्थव्यवस्था। पारंपरिक आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार मुद्रा के अवमूल्यन या डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार होना चाहिए। और हालांकि भारत के संदर्भ में हालिया रुपया अवमूल्यन के बावजूद व्यापार घाटा ट्रेड डिफिसिट लगातार चौड़ा हुआ है। और इस विसंगति के प्रमुख कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 सब 15 अंक की है कि हाल ही में समय रुपये का अवमूल्यन 6% गिरावट और बढ़ते व्यापार घाटे 333.6 बिलियन के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए शुरुआत करें। और मुख्य कारण है कि आयात निर्भरता इम्पोर्ट डिपेंडेंस, भारतीय निर्यात जैसे रत्न आभूषण या पेट्रोलियम उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कच्चे माल का भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। रुपया कमजोर होने से इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। और लोचहीनता आयात, इन्हें इलास्टिक इंपोर्ट, कच्चे तेल या कोयले या खाद्य तेल जैसे अनिवार्य या सामानों का आयात कीमतों के बावजूद कम नहीं किया जा सकता। वैश्विक मांग में सुस्ती, वैश्विक स्तर भू राजनीतिक तनाव के कारण भारतीय उत्पादों की मांग का प्रभावित होना। और सुझाव आगे की घरेलू विनिर्माण जैसे PLI योजना को बढ़ावा देना और निर्यात विविधीकरण, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और उच्च मूल्यों वाले उत्पादों या हाई एंड प्रोडक्ट के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना। भारत में या स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग दरों में गिरावट। NFHS 6 के आंकड़े कि द हिंदू से लिया गया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 में यह सामने आया कि जीवन के पहले 6 महीनों के विशेष रूप से स्तनपान या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने के शिशुओं की दर घटकर 55.8% रह गई है। और मुख्य बिंदु यह NFHS 5 के
कि 63.7% से एक बड़ी गिरावट है। चिंताजनक बात यह है कि संसाधन प्रस्ताव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरेज में सुधार के बावजूद स्तनपान की दरों में यह कमी आई है। इसका मुख्य कारण कामकाजी मतदाताओं के लिए समर्थक प्रणाली की कमी और प्रसव के बाद शुरुआती हफ्तों के स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा उचित परामर्श न मिल पाना। और अग्निकुल कॉस्मोस का मिशन टू ईयर रीयूजेबल रॉकेट। भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस अपने अगले मिशन के लिए तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य रॉकेट रिकवरी और या पुनः उपयोगिता रीयूजेबिलिटी का परीक्षण करना। और मुख्य बिंदु, कंपनी एकल टुकड़े को 3D प्रिंटिंग रॉकेट या इंजन सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग इंजन तरल पोरोदन लिक्विड प्रोपल्सन प्रणाली का उपयोग कर रही है। और इस तकनीकी से केवल 5 रॉकेट बनाकर नवीकरण या रिफुर्बिशमेंट के माध्यम से लगभग 25 लॉन्च किए जा सकेंगे, जिससे अंतरिक्ष मिशनों को लागत में भारी कमी आएगी। राष्ट्रीय परिवार या स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के भारत में शिशु स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NFHS 5 की तुलना में NFHS 6 में भारत में पहले 6 महीनों के लिए विशेष स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की दरों में वृद्धि दर्ज की गई है। और हाल के वर्षों में भारत में संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की संख्या में लगातार सुधार है। इसका दूसरा हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा कि पहला गलत है। NFH 6 के विशेष स्तनपानों की 63.7% NFH से घटकर 55.8% हो गई है, न कि इसमें क्या बोला गया कि इसमें वृद्धि नहीं घट गई है। दोस्तों, इसमें संस्थागत प्रसव में लगातार सुधार देखा गया कि भारत में संस्थागत प्रसव में लगातार सुधार दिया है। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा है अग्निकुल कॉस्मोस के संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रही 3D प्रिंटिंग तकनीकी का अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या लाभ है। इसका है, पहला, बिना किसी असेंबली के एक ही बार में पूरे रॉकेट इंजन के निर्माण को सक्षम बनाना। दूसरा, उत्पादन में मानवीय त्रुटियों को कम करती है और रॉकेट के पूर्ण उपयोगिता रीयूजेबिलिटी को किफायती बनाती है। इसका दोनों सही हो जाएगा कि 3D प्रिंटिंग जटिल इंजन पोर्ट्स के एकीकृत कर उत्पादन को तेज या त्रुटिहीन या किफायती बनाती है, जिससे व्यावसायिक और अंतरिक्ष मिशनों की लागत कम होती है। GS2 स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय समालोचनात्मक विश्लेषण एवं समाधान। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 के आंकड़ों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हो गया है। और जबकि 6 महीने तक विशिष्ट स्तनपान या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की दर NFHS 5 के 63.7% से घटकर 55 रह गई थी। और यह विरोधाभास स्वास्थ्य नीतियों के प्रसव देखभाल या पोस्ट नेटल केयर के स्तर पर एक बड़े अंतराल को उजागर करता है। इसका मॉडल आंसर डिटेल्स एनालिसिस है कि NFHS 6 स्वास्थ्य विरोधाभास। इसमें पहला है कि संस्थागत प्रसव बढ़ोतरी 88 से 90% और विशिष्ट स्तनपान गिरावट 63 से 55%। नीतियों में अंतराल के प्रमुख कारण या समालोचनात्मक विश्लेषण किसी संश्लेषण के दरों में वृद्धि। NFHS 6 के अनुसार देश में सी सेक्शन दरें बढ़कर 27.2%, साड़ी क्षेत्र में 40.5% हो गई है, जिससे प्रसव के तुरंत बाद स्तनपान की शुरुआत में बाधा आती है और शुरुआती से शीघ्र छुट्टी और काउंसलिंग की कमी। स्वास्थ्य प्रणाली का ध्यान केवल सुरक्षित प्रसव कराने पर है और प्रसव के बाद महिलाओं को अस्पताल स्तर पर पर्याप्त स्तनपान परामर्श या लैक्टेशन काउंसलिंग नहीं मिल रहा है। और शिशु दुग्ध विकल्पों फॉर्मूला मिल्क का आक्रामक विपणन, शिशु दुग्ध विकल्प अधिनियम IMS एक्ट के कमजोर प्रवर्तन के कारण निजी अस्पतालों में फॉर्मूला मिल्क को बढ़ावा दिया जा रहा है। और असंगठित क्षेत्र में मातृत्व सुरक्षा का अभाव। देश की बहुसंख्यक महिला कार्यबल असंगठित क्षेत्र में जहां उन्हें वेतन सहित मात्र अवकाश नहीं मिल पाता है। और कामकाजी मतदाताओं के लिए व्यवहारिक समाधान क्रैच या अनिवार्य करना। मात्र लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत 50 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों में अनिवार्य या क्रैच सुविधा को कड़ाई से लागू किया जाए। और स्तनपान या कक्ष या लैक्टेशन पोर्ट कार्यस्थलों या रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों या एक्सप्रेसिंग या ब्रेस्ट मिल्क स्टोरिंग के लिए स्वच्छ एवं निजी सक्षम स्थापित हो। सशुल्क मातृत्व अवकाश विस्तार और संगठित या संविदात्मक या कॉन्ट्रैक्चुअल क्षेत्र की महिला श्रमिकों को भी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता देकर 6 महीने की सुरक्षित अवकाश सुनिश्चित किया जाए। और लचीले कार्य घंटे फ्लेक्सिबल आवर्स के वर्क फ्रॉम होम HFH के लचीले शिफ्टों के माध्यम से कामकाजी मतदाताओं को कार्यस्थल या शिशु पोषण के बीच संतुलन बनाने का अवसर दिया जाए। GS पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दूसरा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आइए इसे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि GS पेपर 3 से लिया गया है कि दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिया गया है कि इसमें बोला गया है कि 3D प्रिंटिंग और पुनरुपयोगिता रियूजेबिलिटी भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र वर्तमान में एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत
भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 2% बढ़कर 2030 तक 10% करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में निजी अंतरिक्ष कंपनियों स्पेस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित की जा रही है और 3D प्रिंटिंग, एडिटिव या मैन्युफैक्चरिंग और पूर्ण रूप योगिता या रियूजेबिलिटी प्रौद्योगिकी गेम चेंजर साबित हो रही है। अंतरिक्ष क्षेत्र का व्यावसायीकरण, 3D प्रिंटिंग तकनीक और पूर्ण उपयोगिता तकनीक। 3D प्रिंटिंग में क्या है, जटिल पुर्जों का निर्माण, त्वरित और विनिर्माण लागत में भारी कसौटी और आधा अग्निकुल का अग्निबाण। और पूर्ण उपयोगिता तकनीक, उपग्रह प्रक्षेपण लागत में कमी, बार-बार त्वरित लॉन्च संभव और उदा स्काई रूट का पूर्ण उत्पादक। 3D प्रिंटिंग निर्माण या डिजाइन में क्रांति, पारंपरिक विनिर्माण विधियों में सैकड़ों पुर्जों को जोड़कर रॉकेट इंजन बनाया जाता है, जिससे समय या लागत दोनों अधिक लगती है। लागत और समय में कमी, 3D प्रिंटिंग के जरिए जटिल रॉकेट इंजनों के या सिंगल या पीस या एकल पुर्जे के रूप में कुछ ही दिनों में प्रिंट किया जा सकता है। यह कच्चे माल की बर्बादी को 80% तक कम करता है और निजी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका। भारतीय स्टार्टअप्स अग्निकुल या कॉस्मोस ने दुनिया का पहला सिंगल पीस या 3D प्रिंटिंग इंजन अग्निलेट और रॉकेट अग्निबाण की विकसित कर इसका सफल प्रक्षेपण किया है। और यह प्रदर्शित करता है कि भारत कम लागत में कस्टमाइज लॉन्च सेवाएं दे सकता है और पूर्ण उपयोगिता रीयूजिबिलिटी प्रक्षेपण लागत में भारी कसौटी। रॉकेट के पहले चरण फर्स्ट स्टेज या बूस्टर्स को दोबारा उपयोग में लाने से अंतरिक्ष अभियानों की लागत नाटकीय रूप से घट जाती है, जैसा कि वैश्विक स्तर पर स्पेस एक्स ने कर दिखाया है। प्रति किलोग्राम लागत में कमी, पूर्ण उपयोगिता और तकनीकी से उपकरणों को कक्षा में स्थापित करने की प्रति किलोग्राम लागत 20,000 से घटकर 2,000 से भी कम हो सकती है। लॉन्च फ्रीक्वेंसी में वृद्धि, रॉकेट को बार-बार उपयोग करने से कंपनियों कम समय अंतराल पर कई उपग्रह लॉन्च कर सकेगी और भारतीय स्टार्टअप जैसे स्काईरूट एरोस्पेस अपनी आगामी विक्रम श्रृंखला को रॉकेट में पूर्ण उत्पादक या स्वायत्त लैंडिंग तकनीकों को सक्रिय रूप से ये काम कर रहे हैं। व्यवसायीकरण में प्रौद्योगिकी गेम चेंजर कैसे, वैश्विक उपकरण प्रक्षेपण बाजार पर नियंत्रण, दुनिया भर में कंपनियां समस्त स्मॉल या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स या SLV का तलाश में है और भारतीय निजी कंपनियों इन तकनीकों के दम पर वैश्विक या कॉन्स्टेलेशन मार्केट के लिए पसंदीदा विकल्प बन सकती है। इसरो पर निर्भरता कम होना, निजी कंपनियां अपने स्वतंत्र लॉन्च पैड या रॉकेट विकसित कर रही है और जिससे इसरो का बोझ कम होगा, वह गहरे अंतरिक्ष मिशनों, डीप स्पेस रिसर्च पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI रोजगार, इस अत्याधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन से भारत के स्पेस टेक सेक्टर में वैश्विक निवेश FDI बढ़ेगा और उच्च तकनीकी रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। निष्कर्ष, 3D प्रिंटिंग और पूर्ण रूप योगिता तकनीकी मिलकर अंतरिक्ष को सुलभ और किफायती बनाती है और इन स्पेस और नई भारतीय अंतरिक्ष नीति के सहयोगात्मक तंत्र के तहत ये नवाचार भारत को वैश्विक कमर्शियल स्पेस मार्केट का एक प्रमुख सप्लाई चेन हब बनाने का क्षमता रखते हैं। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसे भारतीय शेयर बाजार में अंतिम समापन मूल्य क्लोजिंग प्राइस की सटीक खोज या प्राइस डिस्कवरी के लिए शुरू किया गया है और इसके तहत नगद या खंड या कैश सेगमेंट में निरंतर ट्रेडिंग समय को बढ़ाकर 5 PM कर दिया गया है। और पहला सही है कि विकल्प पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसके तहत केवल इक्विटी या डेरिवेटिव्स या F&O के समय को बढ़ाकर 3 या 40 PM किया गया है, जो कैश सेगमेंट नहीं। दूसरा गलत है, पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्रीवोल्टेक शब्द जो हाल ही में समाचार में रहा है, किस सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। एक ही भूमि के कृषि फसलों की खेती और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों का सहस्रित। एग्रीवोल्टेक्स का अर्थ है कि एक ही कृषि भूमि का दोबारा उपयोग, ड्यूअल यूज, जहां किसान फसल उगाने के साथ साथ सौर पैनल लगाकर स्वच्छ बिजली भी पैदा कर सकते हैं, जिससे उनकी आय कई गुना बढ़ जाती है। GS पेपर 3 अर्थव्यवस्था कृषि। भारत में भारी भरकम तकनीकी निवेश जैसे AI डेटा सेंटर के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा संबंधी मार्ग या ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक तनाव पैदा कर सकती है। आंध्र प्रदेश के हालिया घटनाओं के आलोक में इन कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और इसका समाधान करने में एग्रीवोल्टेक्स की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 250 15 अंक की है। आइए इसका मॉडल आंसर देखते हैं। गूगल द्वारा विशाखापट्टनम में $15 बिलियन के निवेश से बन रहे एशिया के सबसे बड़े AI डेटा सेंटर का उदाहरण देते हुए शुरुआत करें और प्रतिदिन 24 GWh बिजली की आवश्यकता होगी। और चुनौतियाँ, यदि प्रारंभिक ग्रिड से इतनी बिजली ली गई है तो कृषि क्षेत्र की बिजली में कटौती हो सकती है और जिसमें सामाजिक और आर्थिक तनाव पैदा होगा और थर्मल पावर बढ़ावा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। और समाधान, एग्रीवोल्टिक की भूमिका, किसानों को सौर ऊर्जा उत्पादन भागीदारी बनाना, जिससे खेती और बिजली उत्पादन दोनों के साथ चलेंगे और किसानों की आय में बहुगुणित वृद्धि होना। आंध्र प्रदेश की नीति नवाचार जैसे डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस DDL का उल्लेख करें और जो ऑपरेटरों को सीधे बिजली प्रबंधित करने में अनुमति देता है। निष्कर्ष, तकनीकी विकास और कृषि परिस्थितियों तंत्र के बीच एक संतुलित ढांचा न्यू कंपोनेंट तैयार करने की आवश्यकता है। प्रश्न है कि इको सेंसिटिव जोन ESZ के संदर्भ में कथन विचार कीजिए।
इसमें पहला दूसरा संयोजक है इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं। दूसरा, इन क्षेत्रों में वाणिज्य खनन कमर्शियल माइनिंग पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। तीसरा गलत है कि इन क्षेत्रों में होटलों या रिसोर्ट निर्माण जैसी पर्यटन गतिविधियों को पूरी तरह से तीसरा गलत है, होटलों रिसोर्ट की स्थापना पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है बल्कि विनियमित रेगुलेट किया जाता है। मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जीएस पेपर 3 पर्यावरण एवं जैव विविधता से इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं दोस्तों कि भारत में संरक्षित क्षेत्रों जैसे प्रोटेक्टिव एरिया से पड़े वन जीव गलियारों वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से जुड़े हुए परिदृश्य कनेक्टेड लैंडस्केप का संरक्षण करना 21वीं सदी की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। हाल ही में बुनियादी ढांचा परियोजना के कारण उत्पन्न चुनौतियों के आलोक में चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 की है। उत्तर फ्रेम भूमिका, देश के आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे, सड़क, रेलवे विस्तार की आवश्यकता को बताएं और साथ ही वन्य जीवों के निर्बाध मूवमेंट और जेनेटिक्स फ्लो में कॉरिडोर की भूमिका को रेखांकित करें। और बॉडी में लिखेंगे हालिया मामले सतपुरा मेलघाट या टाइगर कॉरिडोर से गुजरने वाली रेलवे लाइन जैसे उदाहरण दे। और महत्व गलियारों जरूरियां हैं, विविधता का संरक्षण और मानव पशु संकट में कमी, जलवायु लचीलापन और समाधान या प्रयास, इको फ्रेंडली बुनियादी ढांचा जैसे दिल्ली देहरादून कॉरिडोर में इको अंडरपास या ओवरपास या OECM, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर मॉडल को बढ़ावा देना। निष्कर्ष, आर्थिक विकास या पारिस्थितिक संपर्क, इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी एक दूसरे के विरोध नहीं होने चाहिए बल्कि उन्हें टिकाऊ योजना सस्टेनेबल प्लानिंग के माध्यम से एकीकृत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य सस्थित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों ESS के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक FSPV परियोजना को सहायता प्रदान करता है और यह योजना विद्युत मंत्रालय द्वारा 100% निजी वित्त मॉडल पोषण मॉडल पर आधारित है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान या NISE के अनुसार भारत में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की क्षमता 100 गीगावाट से अधिक अनुमानित है। इसमें पहला और तीसरा गलत है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है कि क्योंकि योजना सरकारी परिव्यय या 5070 करोड़ के साथ स्वीकृति की गई है। इसका कार्यान्वयन वर्ष 2030-31 तक किया जाएगा। तीसरा गलत है, इसमें क्या बोला गया है कि दूसरा गलत है, यह 100% निजी पोषण मॉडल पर आधारित है। यह निजी नहीं, योजना सरकारी परिव्यय से 5070 करोड़ से साथ स्वीकृति किया गया है। कार्यान्वयन वर्ष 2030-31 तक रखा गया है। हाल ही में चर्चा में रही समुद्र मंथन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अपतटीय ऑफशोर तेल या गैस संयोजन को बढ़ावा देना। भारत में आंतरिक सुरक्षा और वामपंथी या उग्रवाद या LWE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका दोनों आंसर, भारत सरकार ने देश को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की गई थी। और दूसरा, रेड कॉरिडोर क्षेत्रों में त्वरित सैन्य तैनाती और चिकित्सा सहायता के लिए विशेष नाइट लैंडिंग या हेलीपैड विकसित किए गए हैं। इसका दोनों आंसर हो जाएगा। सरकार ने 31 मार्च 2026 की निर्धारित लक्ष्य या सुरक्षा ग्रिड को खड़ा करके बुनियादी ढांचे को मजबूत करके नक्सली हिंसा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण सफलता पाई गई है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। थैंक